ओके, क्लास 10 आज आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है 2.6। उसमें 5 सम्स बाकी थे तो वो कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। पहले बाकी 2.1 लिख दिया, 2.6 वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे थे। 5 वर्ड प्रॉब्लम मैंने कराए थे, इजी वाले थे। अब बाकी के 5 वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी है, प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, Mr. Kasam runs a small business of making pots. He makes a certain number of pots. Production cost of each pot is 40 more than 10 times the total number of pots. Production cost of all pots per day is rupees 600. Find the production cost of one pot and the number of pots he makes. अब दो चीजें पूछी है। जनरली अगर एक चीज पूछी रहेगी तो हम अज्यूम कर लेते हैं। जब दो चीज पूछी है तो किस चीज को अज्यूम करने का, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पॉट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, बट प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कंडीशन दी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, जितना भी वो एक दिन में बनाता है। तो हमको पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि पर डे में वो कितना पॉट बनाता है। उसके बाद हमको मिलेगा एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि अगर आप एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट अज्यूम करते हो तो नंबर ऑफ पॉट्स नहीं निकाल पाओगे। तो कौन किसके ऊपर डिपेंड है ना, उसके हिसाब से निकालना है कि आपको अज्यूम क्या करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ पॉट्स। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट Kasam makes X pots per day। एक दिन में वो कितने पॉट्स बना रहा है? X पॉट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या है? देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ each pot equals to production cost of each pot 40 more मतलब ज्यादा, तो x से 40 ज्यादा है। then 10 times the total number of pots, 10 टाइम यानी 10x कितना है? production cost is 40 more than 10 times the total number of pots। 10 टाइम जो पॉट्स है उनका 10 टाइम करना है और उसमें भी 40 ऐड करना है। 40 ज्यादा है 10 टाइम्स द पॉट्स। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्शन कॉस्ट मिला 10x प्लस 40। डीडीएस से करने में मैंने बोला था पहले, ये वाला टफ है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर। 40 मोर मतलब हम लोग ने x प्लस 40 ले, x नंबर ऑफ पॉट्स है और 40 रुपए उससे ज्यादा। किससे ज्यादा है? देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। 10 टाइम्स यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x प्लस 40। अब पूछा क्या है? नहीं, दूसरी कंडीशन क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। Therefore, total production cost कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ पॉट्स बने, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट का प्राइस और टोटल जितने पॉट्स में बने उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे का मिल जाएगा, एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने 4 पॉट बनाए और एक पॉट का बनाने का 10 रुपया, तो टोटल मेरा आज के डे का खर्चा कितना पड़ा? 40 रुपीज। तो अब यहाँ पर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ पॉट्स अज्यूम किया है x, प्रोडक्शन कॉस्ट अभी आपने निकाला 10x प्लस 40 और आपको प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन का कितना दिया होगा? 600। तो हमारे पास इक्वेशन बनता है यहाँ पर 600 इक्वल्स टू x, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम डायरेक्टली इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10x प्लस 40। ब्रैकेट ओपन करना है, फैक्टराइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कन्वर्ट करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट ओपन किया, ये 600 ऐसे ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, सब कुछ वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। 10x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 600 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक तो नेगेटिव होनी चाहिए, ऊपर से 0 0 को कॉमन निकाल सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड बोथ साइड बाय -10 करना है। -10 करने से क्या होगा? ये नेगेटिव साइन भी हट जाएगा। -10x स्क्वायर को भी -10 से डिवाइड किया, -40x को भी वापस -10 से डिवाइड किया और प्लस 600 को भी वापस -10 से डिवाइड किया, 0 को भी -10 से डिवाइड। तो आपका इक्वेशन बनेगा ये कटा x स्क्वायर, ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस 40x, ये एक ही माइनस है 6, ये सर यहाँ से भी एक 0 हट जाएगा तो ये बचेगा प्लस 4x और यहाँ से एक 0 हट जाएगा तो बचेगा 6 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय कुछ 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही बचेगा।
हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव में नहीं चाहिए, वैसे तो नेगेटिव में भी चलता है बट कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा प्लस माइनस में, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, वही किया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और 0 0 0 सब जगह से निकाल दिया 10 से डिवाइड करके। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन। वापस सबका फैक्टराइजेशन तो इजी है, 10 into 6, 10 minus 6 होता है 4 और 10 और 6 होता है 60। तो यहाँ पर हम लोग -10 का फैक्टर करेंगे 10 6, बीच का कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हमको बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव। 10 minus 6 पॉजिटिव 4 प्लस 10 into -6 -60, x square plus 10x minus 6x minus 60 equals to 0। कॉमन लिया x plus 10, यहाँ पर -6 कॉमन लिया, x plus 10, x plus 10 x minus 6 दोनों होता है 0, x plus 10 equals to 0 और x minus 6 equals to 0। x की वैल्यू आ गई -10 और x की वैल्यू आ गई 6। हमने x को क्या अज्यूम किया था, मेक्स पॉट पर डे, नंबर ऑफ पॉट्स अज्यूम किया था। नंबर ऑफ पॉट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, एज x is number of pots per day, so x equals to -10, या तो इम्पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। Therefore x equals to 6। क्वेश्चन में पूछा क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पोट एंड नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स तो मिला, therefore नंबर ऑफ पॉट्स made by a sum per day equal to 6। Cost of each pot equals to, pot का कॉस्ट करना है 10x plus 40, x की जगह 6 पुट करना है, 10 into 6 plus 40, ये हो गया आपका 60 plus 40 equals to ₹100। एक कॉस्ट का, एक पॉट बनाने का चार्जेस है 100 रुपीज, और टोटल बनाना कितना है, 2 दिन में 6 पॉट्स। अभी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 6 into 100 होता है 600। एक दिन का खर्चा कितना होगा 600, 6 पॉट बनाना है और एक पॉट को बनाने का खर्चा उसका 100 रुपए, तो 600 रुपीज वो पर डे खर्चा करता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 लास्ट में करेंगे, आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करने वाला है, लेकिन 7 को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो अभी 8 कर लेते हैं। Pinto takes 6 days more to complete certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. How many days would each take to complete the work if they work alone? अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तो कितना दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। अब पिंटू को कितना लगता है, 6 दिन ज्यादा लगता है, किसके कंपेयर में, निशु। पहले हमको निशु को अज्यूम करना पड़ेगा, फिर पिंटू। तो लेट निशु कंप्लीट करो in x days, therefore Pinto complete works in 6 दिन ज्यादा लगता है, x plus 6 days। अब आपको दिया क्या है कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन दोनों अगर अलग अलग काम करते हैं तो x days एंड x plus 6 days लगता है। हमको निकालनी है x की वैल्यू, पर उसके लिए बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ क्या करना है, वो अगर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं वो फाइंड करें। अब जैसे ये खेत है, अब खेत में सपोज इसका क्लीनिंग करना है और इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, 6 दिन में अगर कोई बंदा काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा उसका 1/6। अगर 6 डेज लग रहे हैं उसको काम करने के लिए तो एक दिन में वो काम कंप्लीट करेगा 1/6, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देगा। तो उसी तरह अगर निशु को काम को कंप्लीट करने में x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में वो कितना करेगा 1/x। तो यहाँ पर लोग अज्यूम करेंगे वर्क कंप्लीटेड बाय निशु इन 1 day equals to 1/x and Pinto equals to 1/x plus 6 days। मतलब जितने भी दिन लगने वाले हैं उसका 1 से डिवाइड कर दो। अगर मुझे 6 दिन लगने वाले हैं, या सपोज अगर यहाँ पर 4 ही होता, 4 ब्लॉक होता,
तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब 1/4 काम मेरा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर इसको x डेज लग रहे हैं तो 1/x और 1/x + 6 इनके एक दिन के काम। अब ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारे पास है कि एक एक दिन में लोग कितना काम करते हैं। अब ये दोनों मिलाकर 4 दिन में काम कंप्लीट करें, तो सपोज यही खाला खेत है और वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, 1/4। तो वर्क कंप्लीट इन 1 डे टुगेदर इफ टुगेदर they complete work in 4 days, therefore work complete in 1 day equals to 1/4। तो अगर दोनों मिलाकर 4 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 1/4। तो अभी ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम, तो निशु पिंटू को एक दिन का काम मिलाओगे which is equals to 1/4 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। Therefore from given condition अगर निशु का 1 डे का काम और पिंटू का 1 डे का काम मिलाओगे तो आपका 1/4 काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे अगर कोई जन है जो एक ये पूरे खेत को वही अपना 6 पार्ट में डिवाइड किया, 1/6 डे लगा है, वही दूसरा इंसान है वो 1/10 डे लगा है, तो ये एक एक दिन का काम है दोनों, और दोनों साथ में मिल जाएंगे तो 1/4 डे में एक दिन का काम कंप्लीट कर देंगे। तो निशु ने एक दिन का काम किया, 1x काम करता है वो, पिंटू इतना काम करता है, दोनों मिलाकर 1/4 काम तो कंप्लीट कर देंगे। अब इससे बनाना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बाद करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x + 6 जाएगा वहां पर मल्टीप्लाई क्रॉस में, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, अगर सेम होता तो सीधे से प्लस कर देते, नहीं है मल्टीप्लाई करोगे x + 6 × 1 वापस x + 6 ही आएगा, प्लस x और नीचे मल्टीप्लाई करना कभी मत भूलना इक्वल्स टू 1/4। तो ये जो दोनों हो जाएगा 2x + 6 अपॉन x² प्लस 6x इक्वल्स टू 1/4। ये भी ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ से भी वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमको अपॉन में तो चाहिए नहीं, ये जाएगा यहाँ पर 4 2x + 6 इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 6 ब्रैकेट ओपन, सबको शिफ्ट करो, -x² - 6x + 8x + 24 इक्वल्स टू 0। अब वैसे यहाँ का कितना होता है आपका x² + 2x + 24 इक्वल्स टू 0। वापस हमको माइनस का साइन तो नहीं चाहिए, माइनस के साइन के साथ में मल्टीप्लाई किया तो x² - 2x - 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 को हमको करना है फैक्टराइज, ताकि आपका प्लस माइनस का अंतर आए -2, और तो फैक्टराइजेशन करते हैं। Six into 4 -24 6 4 6 into 4 24 होता है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है। यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव का साइन, मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा आपका नेगेटिव, छोटा नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। तो x² - 6x + 4x - 24 इक्वल्स टू 0। x - 6 कॉमन गया यहाँ पर, प्लस 4 निकला, x - 6 कॉमन है, तो फैक्टर हो गया आपके x + 4 x - 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेंगे, x इक्वल्स टू आ जाएगा -4, तो यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ क्या आएगा लिखने के लिए, फाइनल आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x + 4 इक्वल्स टू 0 और x - 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू +6। अब हमने क्या अज्यूम किया था, x क्या था, निशु कंप्लीटेड वर्क इन x डेज, काम हो रहा है x डेज, तो काम तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, as x is work completed by machine, therefore x - 4 is not acceptable, is unacceptable, is not acceptable। अगर नॉट एक्सेप्टेबल लिख सकते हो, इम्पॉसिबल लिख सकते हो, अनएक्सेप्टेबल लिख सकते हो, अल्टीमेटली x इक्वल्स -4 होना ही नहीं चाहिए।
Therefore x equals to 6. तो पूछा गया था हमको हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक्स टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। निशु कितने दिन में काम कंप्लीट करने वाली है? 6 दिन में। और पिंटू कितने दिन में कंप्लीट करेगा? x plus 6 12 दिन में। Therefore निशु will complete work in 6 days and Pintu will complete work in 12 days। वह कहता है x plus 6 plus 6 12। यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 and 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 and 10 करेंगे और उसके बाद 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है if 460 is divided by natural number the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1। Find the quotient and the divisor। अब वापस दो चीजें पूछी है, कौन किसी पे डिपेंड है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या अज्यूम करना है। 460 को डिवाइड करें नेचुरल नंबर से, तो क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो जब तक हमको डिवाइजर नहीं पता चलेगा हम क्वोशिएंट नहीं निकाल सकते। तो लेट डिवाइजर बी x, therefore quotient equals to कितना बोला हुआ है? 6 मोर। 6 मोर मतलब 6 प्लस किससे 6 मोर है? 5 टाइम्स द डिवाइजर। टाइम्स बोला मतलब मल्टीप्लिकेशन, मोर बोला मतलब प्लस, लेस बोला मतलब माइनस करना। तो जो डिवाइजर है उसके 5 गुने से 6 ज्यादा है, तो 5x प्लस 6, रिमाइंडर तो दिया हुआ है 6। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर equals to 1। 460 is divided, तो डिविडेंड दिया हुआ है 460। आप लोगों को जनरल रूल पता होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ये सॉरी डिवीजन करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर 35 को डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 5 17 14 1। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। और जनरल रूल क्या है? अगर मुझे डिविडेंड को वापस पाना है, अगर मुझे 35 वापस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जैसे अगर मैंने 17 इंटू 2 किया प्लस रिमाइंडर 1 किया तो ये हो जाएगा 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस वैल्यूज जो है वो सब रखनी है। फर्स्ट है हमारा 460, डिवाइजर है x, क्वोशिएंट है 5x प्लस 6 और रिमाइंडर है 1। तो यहाँ से हमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? x को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके साथ 1 को ऐड कर दोगे। यहाँ से ऐड करके यहीं को सॉल्व कर देते हैं। ये तो नीचे ऊपर हो जाएगा 460 इक्वल्स टू x ब्रैकेट है 5x प्लस 6 प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ ब्रैकेट के साथ है, 1 के साथ ऐड मत करो, मल्टीप्लिकेशन मत करना, 5 नहीं करना उसको। इक्वल्स टू कितना है? 460। अब हमको तो सब कुछ उस साइड पे चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 प्लस 460। 460 ऑलरेडी उधर ही है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 460 माइनस 1 459 इक्वल्स टू 0। अब हमको माइनस भी नहीं चाहिए, माइनस भी हटा देंगे, तो जो भी नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा टफ लगता है क्योंकि 5 को पहले 459 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके फैक्टर्स निकलेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में हम पहले क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एनी हाउ आपको ए और सी से मल्टीप्लाई करना ही है,
ऐसे जब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब फैक्टर्स निकालने के लिए आपको 5 को 459 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली कर सकते हो। अदरवाइज 459 अगर पीछे 9 है ना तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 51 इंटू 9, क्योंकि 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 5 45। तो 459 को क्या किया मैंने स्प्लिट कर दिया 51 और 9, और मल्टीप्लिकेशन जो 5 का है वो वैसे ही रहने दिया। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं C इंटू A। तो अभी क्या हुआ, ये दोनों मिलाकर हो जाता है 45 और ये है 51 और ये निकल गए हमारे फैक्टर। कैसे निकले? 51 और 45 का डिफरेंस होता है 6 एंड 51 एंड 45 का मल्टीप्लिकेशन भी होता है ये पूरा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 51 इंटू 9 इंटू 5 यानी 45। अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बीच का साइन क्या है? पॉजिटिव, मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिव, यहाँ लगाएंगे नेगेटिव। 51 माइनस 45 6 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 459 इंटू 5। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस बता रही हूँ, मैंने 459 को क्या किया, पहले स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अगर आप फैक्टर्स निकालने जाओगे बहुत लंबा चौड़ा होगा। तो 459 क्या होता है? 51 इंटू 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 5 45। 459 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और ये 5 तो आपका ए वाला ऑलरेडी था, तो ये 9 इंटू 5 हो गया 45, ये 51, दोनों फैक्टर्स मिल गए आपको। तो यहाँ पे हमने यूज किया। अभी 5 और 51 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो वैसे ही रहने वाले, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो 5x प्लस 51 माइनस, अब यहाँ पर अगर कॉमन नहीं समझ रहा है तो अंदर तो डालो 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या था 45, अंदर क्या किया हमने 5, तो यहाँ कितना बचेगा 9, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 51 अभी ये 459। तो आपके पास हो गया 5 माइनस 9 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9 और 5x इक्वल्स टू माइनस 51, तब x इक्वल्स टू माइनस 51 अपॉन 5। लेकिन x को हमने अज्यूम क्या किया था? डिवाइजर, और डिवाइजर कौन सा है? 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, यानी कि डिवाइजर क्या होना चाहिए था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव में और कम में तो नहीं हो सकते। तो एज x divisor is natural number, therefore x equals to minus 51 upon 5 is not acceptable, and x क्या हो जाएगा आपका 9। अब चाहिए क्या? फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवाइजर। तो हमने अज्यूम क्या किया था? डिवाइजर, तो डिवाइजर इक्वल्स टू 9 और क्वेश्चन कितना अज्यूम किया? 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 that is 5 into 9 plus 6, 45 plus 6 that is 51। तो हमने 51 को 460 से डिवाइड किया तो हमारा डिवाइजर आया 9 और रिमाइंडर बचा 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 पूरा। हमने क्या किया? पहले डिवाइजर को अज्यूम किया, फिर क्वोशिएंट को बनाया, रिमाइंडर तो दिया था, डिविडेंड भी दिया था। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट मतलब जो ऊपर आंसर आया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो रिमाइंडर बचा उसको प्लस कर दोगे तो वापस आपको डिविडेंड मिल जाता है। फिर हमने वैल्यूज पुट की, फैक्टर्स निकाले, फाइनल में आंसर निकाला। अब इसके बाद ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आधा ही लिखा है जितना मेरे को जरूरत थी इन्फॉर्मेशन की। इसमें आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सिर्फ एक पैरेलल होता है, सब इक्वल। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू जो पैरेलल साइड्स है उनका सम और फिर हाइट, उनके सम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है उनकी हाइट को। तो यहाँ पर आपको गिवन ABCD, quadrilateral ABCD is trapezium and AB is parallel to BC। ये कंडीशन दी है कि AB और BC पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equals to, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD equals to half into AB
प्लस BC इंटू हाइट, हाइट कितनी है AN। अगर आप रिप्रेजेंट का पहले फॉर्मूला लिख सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हाफ AB कितना दिया हुआ है x, BC कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, हाइट कितना दिया है x माइनस 4 और रिप्रेजेंट का एरिया दिया कितना 33। यहाँ से बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारी इन्फॉर्मेशन पुट की, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2 नहीं चाहिए, शिफ्ट करो उधर। 33 इंटू 2 इक्वल्स टू x प्लस 2x हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट, ये मल्टीप्लिकेशन है x माइनस 4, ये हो जाता है 66, ब्रैकेट ओपन, 3x को पहले इससे 1 को पहले इस, तो 3x x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, 3x स्क्वायर 12x प्लस x माइनस 4, यहाँ पर 12x x सेम सेम है, बदल जाएगा, ये मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं, इक्वल्स टू 66। अब सबको शिफ्ट करो, या तो आप 66 को इस साइड शिफ्ट कर सकते हो तो भी सेम है, लेकिन फिर 0 उधर आ जाएगा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग 66 को यहीं पर रहने देते हैं, 3x स्क्वायर को वहां शिफ्ट किया माइनस 3x स्क्वायर, फिर था आपका 11x प्लस, और ये भी 4 भी क्या हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर को शिफ्ट किया माइनस, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 0 बचा। अब 4 और 66 को ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 इक्वल टू 0। अब हमको नेगेटिव नंबर तो नहीं चाहिए रहता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब 70 इंटू 3 करना है, वो हो जाएगा आपका माइनस 210। कैसे आया, 3 इंटू माइनस 70, फैक्टर्स निकालेंगे, इजी है। 21 10 बड़ा नंबर नेगेटिव, तो माइनस बीच का नंबर होना चाहिए नेगेटिव, तो माइनस 21 प्लस 10 दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस 11। तो हो गए आपके फैक्टर्स, अभी हम यहाँ पे डालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब 21 और 3 में 3 कॉमन होता है, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पर हम 3 और x को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बचा x माइनस 7 प्लस। अगर सपोज यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कॉमन क्या लेना है, वैसे तो 10 आता है, बट चाहिए तो पहले अंदर का ब्रैकेट भर दो, ये तो सेम नहीं रहने वाला है, कॉमन क्या 10, क्योंकि यहाँ पर x ही बचता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा, प्राइम भी लिख सकते हो, x इक्वल टू माइनस 10/3 और x इक्वल टू 7। लेकिन हमने इसको अज्यूम क्या किया, अज्यूम क्या उन्होंने दिया हुआ था, x है एक पर्टिकुलर साइड ट्रेपेजियम, और साइड तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो x माइनस 10 कैन नॉट बी पॉसिबल एज x इज साइड या x इज लेंथ या मेजरमेंट ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ साइड therefore cannot be negative. Therefore x equals to minus 10/3 is not acceptable. हमारा x का वैल्यू क्या निकला x7, लेकिन यहाँ तक अगर सम खत्म नहीं होता है, सम में आगे क्या पूछा हुआ है, ये जो साइड्स थी ना वो सारी साइड्स निकाल के देंगे, तो साइड्स कितने निकालोगे, बस x की वैल्यू पुट करनी है, आपको ऑलरेडी साइड तो दी हुई है, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 7, तो हम बाकी सारी चीजें निकालते जाएंगे। फर्स्ट है AB दैट इज x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फिर है BC इक्वल्स टू x माइनस 2 दैट इज 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फिर है DC इक्वल्स टू 2x प्लस 1 दैट इज x की जगह पर क्या लिखोगे 7 प्लस 1, 7 into 2 14, 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर। फिर आपके पास ये AD भी है, AD कैसे है, ये जो सिंबल लिखता है ना इक्वल इक्वल, मतलब BC और AD दोनों सेम है, तो AD इक्वल्स टू BC और BC कितना निकला 5 सेंटीमीटर। फिर लास्ट बचा AM इक्वल्स टू x माइनस 4 दैट इज 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने जितनी भी चीजें पूछी थी वो सब निकाली, बट अभी फाइनल से लिखना बाकी है।
AB equals to 7 centimeter, BC equals to 5 centimeter, BC equals to 15 centimeter, AB equals to 5 centimeter and AM equals to 3 centimeter. इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख के दिखाना है कि जो जो चीजें भी आपको पूछी हुई है फाइनल। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रतीक travels by boat 36 km downstream and back in 8 hours. The speed of the boat in a still water is 12 km per hour. Find the speed of the water current. स्टिल वाटर मतलब एक पानी शांत है, तब उसकी स्पीड कितनी है, और जब वो करंट फ्लो हो रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है। तो फिलहाल हम लोग अज्यूम करेंगे जो पूछा है वाटर करंट। लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, प्रतीक ट्रैवल कर रहा है बोट से, सपोज ये नदी है और ये बोट है, उसे ही ट्रैवल कर रहा है। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और वापस 36 किलोमीटर आता है, बैक मतलब वापस 36 किलोमीटर आता है। दोनों जर्नी को वो कंप्लीट करता है 8 आवर्स में। स्पीड कितनी थी ये बोट की, स्टिल वाटर मतलब जो पानी शांत है, तो 12 किलोमीटर बोट चलती है। तो जब जाते रहेंगे 12 किलोमीटर की स्पीड से चल होगी, लेकिन जब पानी का फ्लो बढ़ता है तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब वो वापस आएगी तो पानी का फ्लो तो यहाँ है, बोट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम मतलब हम यहाँ पर अज्यूम करें कि बोट जहाँ पर जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम जितनी हो जाएगी उसकी 12 तो उसकी खुद की स्पीड थी, पानी की स्पीड के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ये पानी की स्पीड है उसको क्या कर दोगे, साथ में एड कर दोगे। लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पानी इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, जितनी उसकी स्पीड है उससे x किलोमीटर कम हो। तो हमने क्या किया, सपोज अगर मैं सीधे सीधे जा रही हूँ तो बीच में धक्का दे रही हूँ, मतलब पानी बोट को पुश कर सेम डायरेक्शन, स्पीड बढ़ जाएगी। जितना मेरे को पुश वाला डायरेक्शन होगा उतनी मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। सेम में अगर मैं यहाँ जा रही हूँ, किसी ने इस साइड से धक्का दे तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी और पीछे आ जाऊंगी। तो जितनी भी आपकी बोट की जो भी स्पीड थी उसमें अगर पानी की स्पीड सेम डायरेक्शन है तो ऐड करनी, ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस करनी। फिर हम लोग को ये चीज पता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास है टाइम, 8 आवर्स लगाओ, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी। तो हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। तो वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस उसने कवर किया 36 किलोमीटर आने में, 36 किलोमीटर जाना। तो जब वो जा रहा था करंट वाटर में 12 प्लस x का स्पीड था, जब वो वापस आ रहा था 12 माइनस x, और दोनों को मिलाकर 8 आ चुका। Therefore, time taken downstream equals to 36 upon 12 plus x, and upstream equals to 36 upon 12 minus x. ये दोनों को टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Therefore, total time taken equals to 36 12 प्लस 8 एक बार गया और एक बार वापस आया, और ये टाइम दिया है 8 आवर्स। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आधा काम हो गया। हमारे पास ये बचा, अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब हम लोग करेंगे, अब आपका 8 जो है अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 8 को मिला यहीं पर रहने दो, ये इधर ये इधर, तो 36 12 माइनस 6 प्लस
36 12 प्लस एक्स। नीचे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 36 इंटू 12 332। वापस से करते हैं, तो भाई 432 माइनस 36x प्लस 432, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो 36 इंटू 12 हो गया 432 माइनस 36x प्लस 432 प्लस 36x, और नीचे क्या हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 36x कैंसिल, ये जाएगा यहाँ 8 ब्रैकेट में 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 432 प्लस 432। फिलहाल इसको ब्रैकेट में ऐसे ही रहने देते हैं। 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 432 को ऐड कर दो 4 860। अभी हम 4 को यहाँ 8 को यहाँ शिफ्ट करके डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी मतलब ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 864 अपॉन 8। 8 को डिवाइड करेंगे 864 से 108, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 108, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 108 माइनस 144, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 में से 108 दिया तो -36 माइनस दो साइड से हटा दो, x 36 और हमको चाहिए x की वैल्यू टू टेक स्क्वायर रूट। x हो जाएगा आपका 6। अब जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 6 आते हैं, तो आप लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू -6 और +6, लेकिन x हमें अज्यूम किया गया था स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फिर हम डायरेक्टली x इक्वल्स टू 6 लिख रहे हैं। Therefore पूछा गया कि आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट x, ये लगा लो तो अब तक हम लोग नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं x इक्वल्स टू +-6 as x is speed, so x equals to -6 is not acceptable. Therefore x equals to 6, and the speed of water current equal to 6 km/h। तो हमारी स्पीड कितनी निकली वाटर करंट की 6 किलोमीटर। एक बार वापस देख लो क्या किया हम लोगों ने। आपको वाटर करंट की स्पीड पूछी थी, बोर्ड की स्पीड दी थी। वाटर करंट मतलब जिस फ्लो में बोर्ड जा रही है उसी फ्लो में वाटर भी जा रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी। बोर्ड की स्पीड 12 किलोमीटर की, शांत पानी वाटर का फ्लो चल रहा है तो इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, विजिट में चल रहा है तो उतनी स्पीड कम हो जाएगी। अब हमको पता था कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते तो टाइम मिल जाता है, तो हमने दोनों का किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालने का एक जानने का, और दोनों मिलाकर उसको लगता है 8 आवर्स। तो फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर ये सब सॉल्व करते गए तो हमको x स्क्वायर इक्वल टू 36 मिला। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया कि वैसे भी यहाँ पे नंबर्स ही बचे और हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते थोड़ा और लंबा होता। ये सब करने के बाद हमको मिला x इक्वल टू 6, दैट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू 6 km/h। यहाँ तक आपका पूरा वाटर इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ग्रुप सी को मैंने बोला था कि ये जो आज के लेक्चर्स के सम्स है चाहिए तो रिवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये थोड़े सब लोगों को टफ पड़ेगा। अभी इसका लगना बेसिक क्लियर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे पाइथागोरस।